दादा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु चतुर्वेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा के तहत। आज हमारी बातचीत चुनाव के केंद्र कर्नाटक में घमासान मच चुका है। विधानसभा चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां भी सत्ता में है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। कांग्रेस पार्टी वहां पर एक बार पुनः सत्ता में आने के लिए प्रयत्नशील है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम नेता अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इन सबके बीच में जेडीएस नाम की भी एक पार्टी है जिसके प्रमुख देवगौड़ा हैं। जेडीएस भी दावा तो करती है बहुमत का, लेकिन कोशिश ये रहती है उसकी कि कुछ ऐसी विधानसभा का स्वरूप निर्मित हो जिसमें किंग मेकर की भूमिका में वो रहे और ऐसी किंग मेकर बने कि बनते बनते खुद किंग हो जाए। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीनों ही पार्टियों के द्वारा तमाम तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। उनमें से एक परंपरागत तरीका है घोषणा पत्र का। भारतीय चुनाव में घोषणा पत्र की बड़ी अहमियत आजकल हो गई है। पहले घोषणा पत्र होता था, टीवी पर या रेडियो पर उसका प्रसारण होता था, लोग सुनते थे, वो भूल जाते थे। लेकिन अभी इस घोषणा पत्र को लेकर पिछले कुछ समय से काफी मेहनत की जाती है। पर इस घोषणा पत्र में भारत की जिस सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं उससे एक दर्शन को अब चुरा लिया गया है। उसका नाम है चारवाक दर्शन। हमारे यहाँ एक संत हुए चारवाक, उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात कर्जा लो और घी पियो। इस सिद्धांत पर वर्तमान में देश के राजनीतिक दल अनुसरण करने की होड़ मचा रहे हैं। बीच में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रवृत्ति को लेकर चेताया था। उन्होंने यह बताने की कोशिश की थी कि ये राजनीतिक दल बड़ा अहित कर रहे हैं। उन राजनीतिक दलों पर उन्होंने कटाक्ष किया था जो इस रास्ते को अपनाकर सत्ता में आने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो खुद कर्नाटक में सत्ता में है, उसने भी अपने घोषणा पत्र में जिस तरीके के वादे किए हैं उसे देखकर सवाल खड़ा हो गया है। क्या नरेंद्र मोदी की बातों की कोई अहमियत कर्नाटक भाजपा इकाई के जहन में नहीं है, या उनकी भी समझ में आ गया है कि जो बाकी राजनीतिक दल नुस्खा आजमा रहे हैं उस नुस्खे पे चलकर ही अपनी जीत को सुनिश्चित किया जा सकता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी, वादा किया है जिन परिवारों में महिला प्रमुख है उसको 2000 रुपए महीना देंगे। इसके अलावा भी तमाम घोषणा पत्र के अंतर्गत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसने उज्ज्वला योजना लागू की थी और जिस उज्ज्वला योजना की रिफिलिंग को लेकर संघर्ष की स्थितियां हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है अगर हमारी सरकार फिर से बन गई तो 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। और उनके लिए त्योहारों का भी चयन किया है, गणेश चतुर्थी पे करेंगे, दीपावली पे करेंगे। जेडीएस के द्वारा भी इस प्रकार के तमाम वादे किए गए। किस राज्य में ये वादे किए? उस राज्य में वादे किए गए जिसका भी बजट जब आया था तो बताया गया था कि 5.5 लाख करोड़ के भारी भरकम कर्जे में डूब चुका है कर्नाटक। उससे अपने खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, पर वह इस प्रकार की लोक लुभावन घोषणाओं के माध्यम से और कर्जा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील। कहां जाकर रुकेगा ये सिलसिला, इस पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि ये घोषणा पत्र आने वाले समय में विकास का रोड मैप देने के स्थान पर बंदरबाट का रोड मैप के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे साथ इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सियासत से जुड़े इस संवेदनशील मसले पर कुछ तथ्य परक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इसी संदर्भ में है। हमारा विचार सूत्र कहता है, टू विन द पीपल ऑलवेज कुक देम सम सेवरे दैट प्लीज देम। लोगों को जीतने के लिए उन्हें हमेशा कुछ स्वादिष्ट पकाएं जो उन्हें भाता है। यह बात किसने कही थी? किसी नए नवेले राजनीतिज्ञ ने नहीं कही थी। इसे महान दार्शनिक अरस्तु के द्वारा सदियों पहले कहा गया। मतलब अरस्तु ने मनुष्य के स्वभाव को सदियों पहले जो जाना था, मनुष्य आज भी अपनी उस लोभ की प्रवृत्ति से उबरा नहीं है। कहीं ना कहीं जनता इस प्रकार की घोषणाओं से प्रभावित होती है और इसी का नतीजा है कि राजनीतिक दलों ने या राजनेताओं ने मान लिया है सुशासन देने के स्थान पर अगर इस बांटने के सिलसिले को आजमाया जाए तो जीत ज्यादा सुनिश्चित हो सकती है। इस बात को अपने जहन में रखते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर AH योगी स्वामी जी हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से, वो हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। हमारे साथ बसवराज मुदिगौडर हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी को। उस आम आदमी पार्टी के जो अभी तक निशाने पर रही अपनी घोषणाओं को लेकर, को इतना बांटने के मामले में क्यों आगे बढ़ चढ़कर घोषणाएं करती है, वह हमारे साथ।
और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर एएच शिवयोगी जी से ही करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 5.5 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ कर्नाटक राज्य आपकी नई घोषणाओं के बोझ को कैसे उठाएगा, और क्या आपके पास में विकास कार्यक्रम नहीं है जो आप बांटने के रास्ते पर चल निकले, उस रास्ते पर चल निकले जिस रास्ते पर चलने से स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मना किया गया था। तो थोड़ा बताएंगे शिवयोगी जी, क्यों इस रास्ते पे जाने के लिए मजबूर हुए आप? नमस्कार ये आपने बहुत प्रमुख विषय के बारे में हमें आपके साथ जुड़ने में अवकाश दिया है और जनता टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो पहली बात क्या है, ये घोषणा पत्र आपने जो कहा है, हमेशा ऐसा होता था कोई 4-5 आदमी बैठ के वो क्या घोषणा पत्र में रहना चाहिए, किसके रूप में कौन सा मुद्दा सामने लाए तो ज्यादा वोट मिलेंगे, ऐसा वोट बैंक पॉलिटिक्स के जो इस तरह से करते थे पहले। लेकिन हम इस बार कर्नाटक में पहली बार ये घोषणा पत्र का जो है इसको हमने कहा है प्रजा प्रणालिका पत्र। प्रजा का मतलब आम आदमी का, जन सामान्य जन भागीदारी का प्रमाणिक पत्र। इसका थोड़ा 1 मिनट मैं लेता हूँ आपका। ये करने में, ये तैयार करने में हमने संगठन का बूथ के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर हजारों सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करके 6 लाख से अधिक सुझाव सूचना इकट्ठा किए। बाद में केंद्र सचिव और सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, विविध क्षेत्र का तज्ञ जो होता है, गण्यमान्य नागरिक जो होता है, प्रमुख से चर्चा करके 900 से ज्यादा उनका सुझाव हमने इकट्ठा किए। बाद में 50 सेक्टोरियल एक्सपर्ट्स, तो मतलब मेडिकल का हो, एडवोकेट्स भी हो, ऑडिटर्स हो, ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट्स, ऐसा डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो होते हैं, उनका भी हम 50 सेक्टोरियल मीटिंग्स करके उनका भी सुझाव ले लिए। इसके बाद में हमारा जो एक मैनिफेस्टो कंसल्टेटिव कमिटी जो बन गई थी, हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के डॉक्टर सुधाकर के नेतृत्व में, वो बैठ के ये सब सुझाव को नजर में रखते हुए आपका ये जो हमें जो घोषणा पत्र लाया है, वो इन जन भागीदारी के हिसाब से हमने ये घोषणा पत्र लाया है। तो इसमें पहले आपने जो कहा है ठीक है, वो जो कोई भी आते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, उनके ऊपर 2 जिम्मेदारी तो जरूर होते हैं। एक तो एक फाइनेंशियल बैलेंस जो करना है, वो तो इकोनॉमी ऑफ द स्टेट का हो और उसके साथ देश का इकोनॉमी जो हो उसका हिसाब से भी सोचना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। और साथ ही साथ में जन भागीदारी में जनों का, आम आदमियों का जो राय रहता है, उसको भी नजर में रखते हुए बैलेंस करके ये घोषणा पत्र देना करना जरूरी होता है। तो ऐसे हम 6 प्रमुख बिंदुओं को आधार रख के ये घोषणा पत्र हम तैयार किया है। और एक तो है फूड, अन्न, दूसरा है अक्षर, एजुकेशन, तीसरा है आरोग्य, हेल्थ, चौथी है आदाय, इनकम, और 5वीं मुद्दा है अभय, सिक्योरिटी, और बाद में अभिवृद्धि, प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट। ऐसे ये 6 मुद्दों में सोच के, मुद्दों में नजर में रख के हमने ये घोषणा पत्र तैयार किया है। बहुत सोच समझ के, बहुत जब सब लोगों का जन भागीदारी से उनका सभी राय लेके हमने घोषणा पत्र तैयार किया। ये तो हमारा ये डबल इंजन जो सरकार हमें कहते आ रहे हैं, केंद्र में भी भाजपा का सरकार और राज्य में भी वही सरकार आया, तो वो काम करने का अच्छा रहेगा, का वो जनता का सेवा करने में, जनता का जो आशय रहता है वो उसको पूरा करने में हो जाएगा करके हमने ये जनता से वादा किया है। ये तो अमृत काल के भरोसा लाने वाला हमारा मैनिफेस्टो है। शिवयोगी जी, आपने सारी बात कह ली, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, पर थोड़ा मुझे समझाएंगे किस प्रकार का शासन दिया आपने जिसमें आपके राज्य में रहने वाले लोग अपनी मेहनत से कमा के आधा लीटर दूध भी नहीं ले सकते। आपने इसमें कहा है बीपीएल परिवारों को रोज आधा लीटर दूध, नंदिनी दूध दिया जाए। आप बता रहे हैं आपके राज्य में देश और प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया।
आधा लीटर दूध खरीदने की हैसियत नहीं बची आपके राज्य के निवासियों की, ऐसा आपका घोषणा पत्र बता रहा है। इस बांटने की नीति को कैसे जायज ठहराएंगे? पहला सवाल, आपने वादा किया था इस देश में 2022 तक हर एक को पक्की छत नसीब हो जाएगी। आपका घोषणा पत्र बता रहा है 10 लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान देंगे, शहरी गरीबों के लिए 5 लाख घर देने का वादा किया है। 2022 तक तो सबको पक्का मकान हो जाना था। ये कैसा घोषणा पत्र तैयार किया जो आप अपने ही किए हुई घोषणा के विपरीत जाकर ये ऐलान कर रहे हैं? ये दूसरा समझना है। ये एससी एसटी घरों के लिए 5 साल का 10,000 का फिक्स डिपॉजिट, क्या की बात कर रहे हैं? हमारी सरकार बनवा दो और उसके एवज में ये पैसे ले लो। तो आपसे जानना चाहता हूं योगी जी, 5.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ कर्नाटक प्रदेश इन खर्चों को वहन कैसे करेगा? पहला सवाल। और दूसरा ये कि आपने शासन क्या दिया जब ऐसी खैरात बांटने की होड़ में आप भी शामिल हो गए? दोनों चीजों को उत्तर मिले तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊं। जी, पहले आपने जो मुद्दा उठाया वो नंदिनी दूध का आधा लीटर दूध हर गरीब बीपीएल कार्ड होल्डर के फैमिली को देने का जो हमने वादा किया है, इसका मतलब दो है। पहली तो है ये नंदिनी का जो मार्केट जो है, दूध का मार्केट जो है, उसको प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ाने का भी एक सोच में हमने ये कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि जो कोई भी दूध का हमारा उत्पादन बढ़ा रहे हैं, हमारा खास करके आपको मैं याद दिला दूं, पिछले जब हमारा येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे, उसी वक्त पहली बार कर्नाटक में हमारा जो माताएं गांव को दूध निकालते हैं उनको 2 रुपए पर लीटर उसको वो ऐसा प्रोत्साहन तो दे रहे थे। ऐसा अभी तो वो 4 रुपए हो गया है। तो ये नंदिनी दूध का जो बढ़ावा देने के लिए सोच के हमने इसमें इसका बात ऐसा थोड़ी है किसी आधा लीटर दूध भी नहीं ले सकते, ऐसा तो नहीं है। जितना मांगते हैं तो वो तो ले रहा है। अभी तो उसको इस हमारे सरकार के तरफ से और थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड जो होना मांगता है उसको वो भी हमें इसमें बताया है। वो मिलेट्स का जो है हर महीने 5 केजी का वो मिलेट भी देते हैं करके, ये आम आदमी का हेल्थ इंप्रूवमेंट दृष्टि से हम इसको जोड़ा है। थोड़ा समझना मुश्किल है शिव योगी जी की बात को। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी रेवड़ी के संदर्भ में, फ्री बी के संदर्भ में ये बता रहे थे कि देखो ये ठीक नहीं है, ये देश और प्रदेश को बर्बाद कर देगी होड़। पर कर्नाटक जो स्वयं कर्ज में गले तक डूब चुका है, होड़ मची है, कौन कितना ज्यादा ना बांट दे, और इसलिए बांट दे ताकि वो सत्ता में आ जाए। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कमाल का घोषणा पत्र है उसका भी। गृह ज्योति में सभी घरों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपए महीना दिया जाएगा, बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपए की युवा निधि दी जाएगी, डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए महीना दे देंगे, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करा देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं, जब सब कुछ मुफ्ती होना है तो किसी को काम करने की जरूरत ही क्या है सुरेंद्र राजपूत जी? पर बता तो दो, पैसा कहां से लाओगे? भीख मांग मांग कर, कर्ज में डूबे हैं और कर्ज मांगेंगे। पर हम सत्ता में आ जाएं इसके लिए कुछ भी कर डालेंगे। अरविंद केजरीवाल को कोसते कोसते नहीं थकते थे कांग्रेस और बीजेपी के लोग, आज उसी रास्ते पे चले गए। मान ले केजरीवाल ही अब आप लोगों के आराध्य हो गए। उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस राह पर चलकर ही हम भी अपने आप को सफलता के शिखर पर पहुंचाए। क्या पंजाब की हार इतना व्याकुल कर गई सुरेंद्र जी? मेरे आराध्य तो भगवान बजरंग बली हैं, भगवान हनुमान हैं। भाई आपके आराध्य कौन है मैं नहीं जानता हिमांशु जी, लेकिन मेरे आराध्य के नाम पर जो संगठन है उस पर भी तालाबंदी का ऐलान आपके घोषणा पत्र में सुरेंद्र जी, ये भी आपको ध्यान रहे। आपके आराध्य की तालाबंदी की बात कह दी गई है संगठन के तौर पर। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि मेरे आराध्य के नाम पर जो छल करेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, वो पाप का भागी होगा, वो श्राप का भागी होगा, वो नरक का भागी होगा, और उसको बजरंग बली की गदा भी पड़ेगी बड़ी जोर से।
जी बजरंग दल से बजरंग बली का क्या मतलब? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी? हम बात करते हैं, चंदा चोरी करते हैं भाजपा वाले, ये कहते नहीं साहब राम, भगवान राम को गाली दे रहे हैं। हम कह रहे हैं बजरंग दल के नाम पर जो लोग गो गुंडे हैं, जो लोग इस इधर उधर की बात करते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं, कम्युनल टेंशन फैलाते हैं, उनके खिलाफ चाहे वो पीएफआई हो चाहे बजरंग दल हो कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं क्या नाम हम गाली किलो में खाते हैं, कभी कहते हैं हम गाली नाप करके खाते हैं, कभी कहते हैं गिन करके खाते हैं, कभी कहते हैं शिवयोगी जी मैं शरीर के आऊंगा एक बार अंदर सुरेंद्र जी की पूरी बात सुन ले अपन लोग। को ऊर्जा बना देती है, ठीक है जी ना। सुरेंद्र जी। कभी कभी कहते हैं कि हमारे अंदर एक मशीन लगी है जो गाली को ऊर्जा में दे देती है। अरे ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री आपने कभी देखा है क्या हिमांशु भाई? कभी देखा हो आप बता दो। नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरेंद्र पद जी का आपको? इतना सर्वशक्तिमान पद है। मैंने सवाल आपसे अर्थशास्त्र का किया और आप उत्तर मुझे समाज शास्त्र का देने लगे। आप तो ऐसे ना थे सुरेंद्र भाई। नहीं नहीं, मैं आपको अर्थशास्त्र पे ही आ रहा हूं, ये असल में बहुत आवश्यक था इसलिए मैंने शुरुआत कर दी, और कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये मुद्दा था। अभी आप इसी मुद्दे पर आते तो मैंने कहा बजरंग बली की गदा पड़ेगी, पाप के भागी होंगे। अब आप आ जाइए अर्थशास्त्र पे, तो मैं आपको एक लाइन का जवाब दे देता हूं। 40% कमीशन खोरी जिस राज्य में चलती हो, हम उस राज्य की 40% कमीशन खोरी को बंद कर देंगे। नंबर एक, वहां का कर्नाटक का बजट देख लीजिए कितने लाख करोड़ का है, उसमें 40% आप माइनस कर दीजिए, उसमें उसका जो इन्होंने साइफनिंग करी है, हम सारी की सारी अपनी घोषणाएं उसी में से कर देंगे। चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, चाहे 2000 रुपए क्या नाम गृह की मुखिया महिला को पेंशन देने का हो, चाहे वो क्या नाम डिग्री धारकों को 2 साल के लिए, मैं आपसे बता दूं 2 साल के लिए है क्योंकि तब तक हम नौकरी दे देंगे, चाहे डिग्री धारकों को 3000 रुपए देने की बात हो, डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए देने की बात हो, उसके बाद भी पैसा बच जाएगा। ये मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं। ये सरकार जो कर्नाटक की भ्रष्टाचारी सरकार है, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको मैं रोकूंगा सुनील राजपूत जी, कैसे यकीन करें आपकी बात पर? जिन राज्यों में आपकी सरकार है अर्थात कांग्रेस पार्टी की बेहद ईमानदार, बेहद समर्पित, बेहद कर्तव्यनिष्ठ सरकार है, वो राज्य भी कर्जदार है, वो सरकारें भी कर्ज ले रही हैं। वो सुनील राजपूत जी यहां बता रहे हैं यहां पर हम कर्ज नहीं लेंगे, 40% में सब कुछ संभाल देंगे। तो फिर क्या माने? बाकी राज्यों में जो सरकार है वो बेईमानी की है, इसलिए वहां कर्ज लेना पड़ता है। कर्नाटक में ईमानदारी से सरकार चलाएंगे इसलिए कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे ही सर, अरे बड़े हिमांशु भाई, बड़े डॉक्टर हिमांशु जो है वो बहुत भोले इंसान है, कसम से। ऐसा कहते ना, कितनी मासूम लग रही हो तुम्हें, जो जालिम कहे वो झूठा है। आप क्या करें, हम आपके बिल्कुल भक्त हो गए, फैन हो गए। अरे हिमांशु जी, आप हमको बताइए, जिस राज्य में आप बैठे हैं वहां के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब। भूपेश बघेल जी ने आने से पहले नारा दिया था कि 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदूंगा। बताइए खरीदा या नहीं खरीदा? आप बता दीजिए। अशोक गहलोत साहब ने कहा 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। बताइए दिया या नहीं दिया? अशोक गहलोत साहब ने कहा 25 लाख रुपए का बीमा दूंगा। बताइए दिया या नहीं दिया? भूपेश बघेल जी ने जितनी घोषणाएं की थी किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, बताइए पूरी की या नहीं की? की ना। तो आज की डेट में ईमानदारी नेचर में होती है और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार जरूर ये सोच लेना चाहिए हिमांशु साहब कि आरटीआई देने वाले हम लोग हैं जिससे आप बेईमानी पकड़ सकते हैं, और उसके अलावा मनरेगा देने वाले भी हम ही लोग हैं। दुनिया की पहली डिमांड आधारित योजना थी मजदूरों के लिए देश के, वो भी हम ही ने दी, और उसमें भी पैसे दिए और उस पैसे से इस्तेमाल भी किया हमने आगे आने वाले समय में। तो उसी तरीके से कर्नाटक की जो सरकार भ्रष्टाचार में आखंड तक डूबी है, वो उसके अगर आप 40% रोक लेंगे उसके बजट के, तो निश्चित तौर पर और भी पैसा बचा लेंगे। बिजली भी दे देंगे, 2000 रुपए भी दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी दे देंगे, सब देने के बाद भी बच जाएगा। बस सुरेंद्र जी, जानने का विषय यह है कि क्या आपको लगता है यह मुफ्त का खेल देश और प्रदेश के लिए जायज है? मेहनत मत करो, हर व्यक्ति को 10 किलो राशन हम देंगे। कहां ले जाना चाहते हैं आप? एक हट्टे कट्टे आदमी को मुफ्त का भोजन मिलेगा तो मेहनत कौन करेगा? विपन्न
व्यक्ति को रोजगार की अपेक्षा आपसे होती है, सरकार से होती है, आपकी रोजगार में दिलचस्पी कम, बांटने में ज्यादा है, वोट उसमें ज्यादा सुरक्षित होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का फार्मूला दिल्ली में आपको करारी शिकस्त दे गया, पंजाब में पानी पिला गया, आपको लगा अब और पानी नहीं पीना, अपन भी इसी फार्मूले को आजमा लो। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा विरोध कर रही थी फ्री बी का, वो भी उसी रास्ते पर है। देश के दो सबसे बड़े, सबसे पुराने राजनीतिक दल किस राह पर चल पड़े हैं सुरेन जी? मुझे भारतीय जनता पार्टी का नहीं पता डॉक्टर साहब, लेकिन मैं अपनी बात बता सकता हूं आपको, और मैं आपको देश के एक एक सम्मानित नागरिक की बात बता सकता हूं। देश का सम्मानित नागरिक जब उसे जरूरत नहीं है कतई फ्री में कुछ नहीं लेता। जब तक देश में डिस्पैरिटी बढ़ेगी, जिस तरीके से 2014 के बाद डिस्पैरिटी बढ़ी है, देने की आवश्यकता है। आप हो सकता है आम पार्टी, आप जो भी आप पार्टी है उससे आप प्रभावित हो, लेकिन हम देश की जनता से प्रभावित है, और देश में एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था होती है। अगर बच्चा कोई भी बेरोजगार है तो उसकी पॉकेट मनी सुरक्षित करना, उसके लिए जो नौकरी के आवेदन पत्र के लिए चीजें सुरक्षित करना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सुरक्षित करना, ये फ्री नहीं है। अगर आप इसको फ्री कहते हैं तो देश की जनता के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। इस बात को जिम्मेवारी से समझिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर देश में बेरोजगारी की दर आज ही पत्रिका में निकला है, ऑल टाइम हाई है 8.11%। अगर आज की डेट में हम उनको अन्न की योजना से सुरक्षित कर रहे हैं तो ये राइट टू फूड है, उसका भोजन का अधिकार है जो कांग्रेस ने दिया था। हम इस पर कमिटेड हैं, हम इसको फ्री नहीं मानते, ये हमारी जनता का अधिकार है, और वो जनता अधिकार अपने आप छोड़ देगी। जिस जिसको नौकरी मिलती रहेगी, सम्मानित जनता है, आत्मसम्मान के साथ जीती है, अपने आप छोड़ दीजिए। आप तो नहीं लेंगे ना 5 किलो गेहूं, मैं तो नहीं लूंगा ना 5 किलो गेहूं या 10 किलो गेहूं। लेंगे तो आप बता दीजिए। ये विधायक जी बैठे हैं, प्रेम कुमार जी बैठे हैं, ये लोग तो नहीं लेंगे, लेकिन जिनको आवश्यकता है उनको देना आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेवारी है। इसको फ्री का कह करके गरीब जनता के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। काहेगा आत्मसम्मान सुरेंद्र राजपूत जी? उनका सम्मान मेहनत का खाने के संदर्भ में है। इस देश की जनता खैरात में पलने के लिए नहीं है, इस देश की जनता पसीना बहाकर खाने के लिए। आप उनको पसीना बहाने के लिए अवसर दे पाने में नाकाम रह रहे हैं, और ये बंदर बाट करके अपने आप को मसीहा के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यही देश 75 साल के बाद पहुंचना चाहता है, विचार कीजिए। बहरहाल मैं हस्तक्षेप के लिए सीधे आना चाहता हूं। एक बार वापस शिव योगी जी के पास, वो हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात सुनता हूं और फिर बसवराज जी के पास चलूंगा। जी शिव योगी जी, क्या हुआ? जी, मेरा कांग्रेस मित्र जो 3 मुद्दे पे वो बोल दिया है अभी, तो उनका पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये बजरंग दल को उन्होंने जो शब्द बोल दिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी युवा संगठन है। वो तो पीएफआई जैसे आतंक फैलाने वाला, किसी का हत्या करने वाला, निर्मम हत्या करने वाला, ऐसा पीएफआई का साथ में बजरंग दल को साथ में अगर तुलना किया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। एक ही बात में मैं बोल सकता हूँ, तो वो भारत का हिंदुत्ववादी विचारधारा और पाकिस्तान में जो है विचारधारा, अभी वो दूसरा किसी का भी धर्म का वो रेस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा हो जाएगा। ये पीएफआई को जब बजरंग दल से तुलना करना होगा तो बहुत ही ठीक नहीं है। कोई भी उसको सुनेगा तो उसको पता लगेगा, जो कोई भी बजरंग दल में आता है वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, राष्ट्रवादी बन जाते हैं। अभी तो मैं हमेशा आपको बोल भी सकता हूँ, बहुत ही एमएलए जो है, विधायक जो है, सचिव जो है, केंद्र में भी हो या भारत इधर राज्य में, वो सभी हमारा संघ परिवार में वो परिवार से आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये बजरंग दल का बात हो चुका है, वो तो बहुत ही आपत्तिजनक, मैं उसको मानता नहीं हूँ। वो दूसरी बात जो है, उन्होंने बताया 40%। शायद आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जो आदमी सरकार पे जब कोर्ट उनको पूछा, वो एजेंट को जो कोई कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं, उनका प्रेसिडेंट जो ये इल्जाम लगाया था, वो कांग्रेस का वो किया था उनको जी। हाँ, तो बाद में वो जब उनको पूछा गया कोर्ट से, तो ही कुड नॉट गिव वन सिंगल केस
one single case to prove that his allegation. So he was. अच्छा शिवयोगी जी एक बात बताइए, वो तो नहीं बता पाए, पर एक वो भाजपा के विधायक के बेटे के पास से 8 करोड़ रुपए मिले थे, उसके संदर्भ में कुछ पता चला कि नहीं पता चला कि वो कौन सी मेहनत की कमाई से इतना पैसा इकट्ठा हुआ था? Not that. I am not coming to that point. I will come to that. I will also tell that about that. But I also investigation तो चालू है, जारी है. वो तो अगर बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो कोई भी हो, अगर ब्लैक शीप हो गया, वो अगर गलत किया है तो कानून उसका काम करेगा. इसीलिए लोकायुक्त को जो पुनर्जीवन किया, री एस्टेब्लिश किया, तो भाजपा का सरकार ने किया. ये कांग्रेस वाले तो वो निकाल दिए थे, क्योंकि सिद्धरामैया जी का इतना घोटाले थे. अगर लोकायुक्त उस दिन होता तो कभी का अंदर हो जाते थे. तो इसीलिए वो उसको निकाल के वो टूथलेस. कुल मिला के 40% की बात को खारिज करते हैं शिव योगी जी, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि बजरंग दल को पीएफआई जैसे संगठन के साथ जोड़कर कांग्रेस देख रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है, कीमत चुकाएगी कांग्रेस. सुरेंद्र राजपूत जी की बात शायद पूरी नहीं हो पाई थी. सुरेंद्र जी का अधिकार बनता है कि वो अपनी बात पूरी करे. जी सुरेंद्र जी, फिर मैं जाना चाहूंगा बसवराज जी के पास. हाँ, 3 चीजें बड़ी स्पष्ट है. पहली चीज तो आपने जो पूछा डॉक्टर साहब की काहे का आत्मसम्मान, तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है. अगर आत्मसम्मान से जीने का अधिकार नहीं देना होता तो हमने मनरेगा जैसी योजना नहीं दी होती, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता, राइट टू एजुकेशन नहीं दी होती, राइट टू फूड नहीं दिया होता. 2 बातें. रही बात, जब तक बेरोजगारी और आपको काम करने के अवसर पूरे सब लोगों को प्राप्त नहीं होंगे जैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं, तब तक ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की यानी स्टेट की जिम्मेवारी है कि हर नागरिक का खाना सुरक्षित करे, हर नागरिक का काम सुरक्षित करे. तो जब तक ये नहीं होता है, आप जैसी और हमारे जैसी नौकरियां नहीं मिलती है लोगों को, या काम करने का अधिकार नहीं मिलता, तो उनको इस तरीके का सहयोग सरकार का देना नैतिक कर्तव्य है. इस चीज को समझ लीजिए, और ये बात जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है. नंबर 1. नंबर 2, अभी इन्होंने बजरंग दल की बात करी, तो इनका मैं बता देता हूं आपको. अभी बजरंग दल का जो एक्टिविटी है, एक दलित युवक की हत्या करी बजरंग दल ने. उस दलित युवक का नाम है दिनेश, और कृष्णा नाम के किसी आदमी ने हत्या करी है. और भारतीय जनता पार्टी का वो बजरंग दल का वो जिले का कार्यकर्ता है और अपनी हेट स्पीच के लिए जाना जाता है. और मुंबई सरकार पिछले फरवरी से उस व्यक्ति को अभी तक बचा रही है. तो राजपूत जी, बहुत विनम्रता से मैं जानना चाहूंगा कि एक व्यक्ति विशेष अगर किसी अपराध में संलिप्त मान लिया गया या पाया गया, तो पूरे के पूरे संगठन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. वो युवक कांग्रेस के भी कोई अध्यक्ष हुआ करते थे, एक तंदूर कांड हुआ था, पूरी कांग्रेस में प्रतिबंध लगा देते. भाजपा के भी कई पदाधिकारी कई मामलों में अपराधों के संदर्भ में देखे जाते हैं, प्रतिबंध लगा दें भारतीय जनता पार्टी पर. आम आदमी पार्टी के तो कई नेता इस समय जेल में हैं, क्या करें, प्रतिबंधित कर दें. एक उदाहरण के साथ में आप बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिए. शिव योगी जी कह रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन और देशद्रोही संगठन दोनों को कांग्रेस साथ में खड़ा कर दे रही है. कुछ कहेंगे सुरेंद्र जी? नहीं, ऐसा नहीं. मैं आपको 1000 उदाहरण देता हूं साहब. मोनू मानेसर का उदाहरण देता हूं. जहां जहां गौ हत्या के नाम पर गौ गुंडे लोगों को मार रहे हैं, सामूहिक हत्याएं कर रहे हैं, समूह में भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके जहां जहां पर गौकशी के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, पूरे देश में कम से कम नहीं 1000 से ज्यादा उदाहरण हैं, जिसकी वजह से परफेक्ट केस बनता है. जो आदमी भी देश के विरोध में कार्रवाई करेगा, जो आदमी भी कानून के विरोध में कार्रवाई करेगा, उसको और उसके संगठन को ऐसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल. और चाहे वो है ना, 1000 से ज्यादा उदाहरण पड़े हैं जिसमें बजरंगियों ने ऐसे उत्पात मचाए हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई की आवश्यकता है. बहरहाल मैं आना चाहता हूं बसवराज मोती गौडर जी के पास. बसवराज जी, बड़ी आलोचना आपकी की जाती थी बाकी राजनीतिक दलों के द्वारा. ये बंदर बांट करने वाले लोग, ये बांट बांट कर वोट हासिल करने वाले लोग, ये देश को पता नहीं क्यों रह जाने वाले लोग, देख रहे हैं कि लोग अब आपको पीछे छोड़ने के लिए बेताब है. आप जो देते हैं उससे ज्यादा अब ये देंगे. कैसा लग रहा है आपको अपने मॉडल को इस तरीके से फलीभूत होता हुआ? हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो अरविंद जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि 10 साल में हम न केवल आज नेशनल पार्टी बने हैं, बट
जो नेशनल पार्टियां हैं वो उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अब लोगों की भलाई वो करे, खुद की भलाई जितना करना था उन्होंने कर दिया, 70 साल तक जितना लूटना था अब लूट लिया। अब ये जरूरी है कि वो अपने लोगों के बारे में सोचे, देश के लोगों के बारे में सोचे, अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचे, उनके बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनके बारे में सोचे। आज 100 साल से भी पुरानी कांग्रेस पार्टी, उनका मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने मतलब दिमाग भी नहीं लगाया, जो था हम आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो उसको ऐसे ही उतार दिया। एक तो जी वो बात। अब बीजेपी की बात आप देखें तो थोड़ा ही टाइम है, बीजेपी भी लाइन पे आ जाएगी। 2 4 5 चीजें तो उन्होंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, बाकी की 4 5 चीजें अगले 1 2 राज्य का चुनाव होने दीजिए, तब तक वो भी लाइन पे आ जाएंगे। तो मुझे आज बेहद खुशी है कि पूरी राज्य की राजनीति, पूरी देश की राजनीति जो है, जो आम आदमी पार्टी की कदम पे चल रही है, और ये आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी की कदम पे चल रही है। इस बात की मुझे खुशी है क्योंकि आज ये जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, जो पहले कभी ना स्कूल के बारे में सोचते थे, कभी ना अस्पताल के बारे में सोचते थे, कभी ना गरीबों के बारे में सोचते थे, ना बिजली के बारे में सोचते थे, ना पानी के बारे में सोचते थे, अब जाके बोल रही है कि आपको हम 200 यूनिट फ्री देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, आधा लीटर दूध देंगे। जो ये सोचने पे मजबूर हुई है, मुझे उस बात पे खुशी है क्योंकि हमने आपको इस बात पे खुशी है। मेरे एक दो सवाल हैं। ये आपकी राह पर चलने लगे और आप इनकी राह पर चलने लगे। ये गरीब के विषय में सोचने लगे जैसा आपका दावा है, ये मुफ्त बांटने के संदर्भ में सोचने लगे, आप इनकी तरीके से महल बनाने के विषय में करने लगे, आप 45 करोड़ की सजावट करने लगे। इस पर भी इतनी खुशी है कि नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से पर्याप्त सीख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं। इस बात पर भी उतने ही खुश है कि नहीं बसवराज जी कि हम भी सीखने में कम नहीं है, ये हमसे सीख रहे हैं, हम इनसे सीख रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, सीखने में कोई गलती नहीं है, पर नियत जो है वो जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने एक क्वेश्चन सही पूछा अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कि उनके सरकारें और भी हैं, उन्होंने अब वहां पे ऑलमोस्ट 4 साल तक वो वहां पे राज्य वर्क किया है, तो वहां पे ये सब चीजें जो आपको कर्नाटक में याद आ रही है, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी एक सीरियसली चुनाव लड़ रही है, तो सडनली आपको याद आया ये सब देना चाहिए। तो उनको राजस्थान में क्यों नहीं याद आया, उनको छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं याद आया? अब जो हिमाचल प्रदेश में 6 महीने पहले सरकार बनी ना, वहां पे उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, क्यों? तो बात ये है, और यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, कर्नाटक में ये सिर्फ बोलने वाली बात है, कांग्रेस की बस की बात नहीं है। अगर करनी होती तो अब तक कर चुके होते। कांग्रेस की ये बस की बात नहीं है। बसवराज जी, तो आप उन्होंने मेरे कर लिया। सवाल पर गए नहीं। मैंने जानना ये चाहा था कि आपके दिल्ली के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास की सजावट पर, पुनरुद्धार पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये आम आदमी को विषय में चिंता करते करते खुद की चिंता इतने बड़े स्तर पर कर लिए। ये जो आपने सीखा, इस पर भी आप इतने ही खुश हैं कि नहीं है? इस पर इतना प्रसन्न है कि नहीं है? हमारा नेता भी बढ़िया सीख रहा है इन लोगों से। आम आदमी की बात करते करते खुद की संदर्भ में कैसे खर्च किया जाए, इस पर भी उतने ही खुश हैं कि नहीं? ये मेरा सवाल था। मैं ये आपको हिमांशु जी, इसका सवाल को मैं सवाल में बदलने में मुझे खुशी नहीं आती, पर मैं इसको बदलना चाहता हूँ। आप अरविंद जी का लाइफस्टाइल देख लीजिए, उनको कहीं आपको लगता है कि उनको 46 करोड़ की जरूरत है उनके लाइफस्टाइल जीने के लिए? क्या आपको लगता है कि वहां पे कुछ वो ऐशो आराम की जिंदगी अब जी ये रहे? तो इनके आपकी सीबीआई पार्टी की जब बैठक हो ना, तो आप अरविंद केजरीवाल जी से सवाल करना कि भाई आपकी लाइफ स्टाइल में ऐसे 45 करोड़ खर्च कराने की जरूरत क्या थी? मकान कैसा सुंदर हो उसके लिए 1 करोड़ रुपए केवल परामर्श में, कंसल्टेंसी में खर्च करने की जरूरत क्या थी? पूछिएगा। बहरहाल मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहता हूँ, और प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या होड़ मच गई है। हमने उल्लेख किया चारवाक के दर्शन का, रणम कृत्वा घृतम पिबेद। राज्य कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, और इसलिए शायद ले रहे हैं कि जो सत्ता में हैं या जो सत्ता में आना चाहते हैं, उनकी निजी तौर पर कोई जवाबदेही नहीं है उस कर्ज को चुकाने के संदर्भ में। कर्ज वो ले रहे हैं, आगे जो आएगा वो निपटेगा। कहां जाएंगे हम? कुछ सोचते हैं प्रेम कुमार जी आप इस संदर्भ में? कह दिया आधा किलो दूध देंगे नंदिनी, और नंदिनी का दूध इसलिए देंगे कि अमूल के संदर्भ में कंपटीशन हो गया, तो बताना था।
नहीं नहीं, हम नंदिनी की चिंता कर रहे हैं, बता रहे हैं फ्री में बस में बैठने का महिलाओं को पास देंगे। भाजपा कह रही है 30 लाख महिलाओं को देंगे, कांग्रेस ने कह दिया सबको मुफ्त देंगे। क्या कहते हैं आप, कहां जाना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु जी। देख लिया आपने जो विषय रखा है, इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ जी। एक, ये जो आम जनता को सरकार दे रही है, जिसको बहुत लोग रेवड़ी कहते हैं, सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं, तो वो दरअसल ये दंड के सिद्धांत पर आधारित है। वो सरकार जो जनता की है, जनता के लिए और जनता द्वारा उसको बनना भी है, चलना भी है, और उस सरकार के रहते हुए जनता जो पीड़ित है, तो पीड़ित जनता को कुछ दे करके, कुछ देने से दिक्कत किस पर आएगी? सरकार के अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट पर, यानी पूरे प्रदेश पर या पूरे देश पर। तो ये दिक्कत जो ली जा रही है ना, ये दिक्कत सजा है, उन सरकारों के लिए सजा है जिसने उन आम जनता को इस लायक नहीं रखा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम इसको ऐसे भी देखते हैं, कई लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं पैर छू करके, तो प्रणाम करते हैं हम आशीर्वाद लेने के लिए। प्रणाम नहीं करेंगे तो बड़े छोटे नहीं हो जाएंगे, और बड़ों को चाहिए भी नहीं कि उनके लोग प्रणाम करें, लेकिन हम आशीर्वाद लेते हैं। तो उसका ठीक रिवर्स है ये उदाहरण। चूंकि जनता का ठीक से लालन पालन नहीं हुआ, वो उस लायक नहीं हुई, अधिसंख्य आबादी गरीब है, तो उनको सरकार अगर इस लायक बना रही है, हम दूसरे सभी देशों से भी देख सकते हैं, अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो भत्ता उस सरकार को दंड है, जब तक कि वो उसको नौकरी नहीं दी जाती है। सरकार के लिए दंड है कि वो उसको नौकरी दीजिए, वो बेरोजगारी भत्ता की उसकी जरूरत नहीं। मैं थोड़ा रोकूंगा प्रेम कुमार जी, ये दंड है या घूस है? बीजेपी की सरकार अभी थी, चल रही थी, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने थे तो अभी से दे लेते, किसने रोका था? फिर सरकार में लाइए तो आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे। इसको सेवा देखें, सरकार की संवेदनशीलता देखें, या दी जा रही घूस देखें। चुनाव आयोग तमाम किस्म के प्रतिबंध लगाता है, वोट के लिए अनैतिक साधनों का इस्तेमाल मत कीजिए। ये पार्टियां तो खुले आम बता रही हैं, हमें वोट दो, बदले में ये पाओ। तो इस डील के संदर्भ में प्रेम कुमार जी क्या कहना है आपका? ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है। जो सरकारें राज्य के संदर्भ में बोल रही है हम महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा कराएंगे, ये केंद्र की सरकार ने सीनियर सिटीजन को मिलती थी राहत, रेल में रियायत, उसमें ताला लगा दिया। और यहां पर बता रहे हैं जनता की बड़ी चिंता है, महिलाओं की बहुत चिंता है। महिलाओं को, सीनियर सिटीजन को आधा किराया लगता था, बंद हो गया ना कोरोना के बाद। क्या देख रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये पार्टियों की, सरकारों की संवेदनशीलता है या कुल मिलाकर लोकतंत्र का बखौल है? वोट हासिल करना है इसलिए होड़ मच गई है आजादी के 75वें साल में। जी हिमांशु जी, मैंने शुरुआत ही कही थी कि 2 पहलू हैं, और दूसरा पहलू यहीं पर आता है जो आपके सवाल आए हैं कि सरकार और राजनीतिक दल, इन दोनों में फर्क है कि नहीं है, और इस फर्क को समझना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप में निर्णय लेना राजनीतिक दल का काम होता है, होना चाहिए, और लेकिन जब आप सब्सटेंशियल तरीके से 3 सिलेंडर दे रहे हैं, या इतना रुपया दे रहे हैं, या ये कर देंगे वो कर देंगे, जो आप कह रहे हैं जी, ये राजनीतिक दल का काम नहीं है, ये सरकार का काम होना चाहिए। और सरकार जब जनता चुनेगी तब उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसको इस रूप में लेकर के जो पेश किया है, ये घोषणा पत्र बना करके, ये आप इसको रिश्वतखोरी कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, ये प्रलोभन है, ये भी मैं समझ रहा हूं। इसको रोकने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए कि नीतिगत फैसलों पर वोट मांगिए। ये फिजिबल है कि नहीं, सरकार कर सकती है कि नहीं, ये सरकार तय करेगी, राजनीतिक दल पहले से तय ना करे। ये पूरे सिस्टम का दोष है, ये चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। आप बहुत सही कह रहे हैं जी। प्रेम कुमार जी इत्तेफाक रख रहे हैं, मैं वापस इसे विस्तार देने के लिए
शिव योगी जी के पास आना चाहता हूं और शिव योगी जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको अपने सुशासन पे भरोसा नहीं है? आप यह आश्वासन नहीं दे रहे प्रदेश की जनता को कि अगर हम सत्ता में रहे तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। आप यह आश्वासन नहीं दे पा रहे कि हम लोगों को सुरक्षा देंगे। आप ये वायदा नहीं कर पा रहे कि हम कर्नाटक को कहां से कहां तक ले जाएंगे। आप बता रहे हैं तो यही वोट इसलिए दे दो कि अगर तुम्हें साल के 3 सिलेंडर पाले हैं, वोट इसलिए दे दो अगर तुम्हें आधा लीटर दूध पाना है, वोट इसलिए दे दो अगर तुम्हें इतना राशन पाना है। क्या आपको नहीं लगता शिव योगी जी, जिन उद्देश्यों के साथ पहले मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस पार्टी का गठन किया था जिसे अटल आडवाणी ने सींचा था, कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग सत्ता में बने रहने के लिए? नहीं, एक बात क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ मैं। पहले आपका ये पॉइंट को मैं आंसर देता हूँ। उससे पहले जो बजरंग दल के हमारा कार्यकर्ता के ऊपर कांग्रेस का मेरा मित्र ने कहा गो हत्या कोई करता है, उसको रुकने के लिए, उससे गौ माता को बचाने के लिए जो बजरंग दल का आदमी जाता है, उनको भी हत्या करने वाले ये पीएफआई वाले और गो हत्या का कांड में जो है वो शामिल है। उनको ये कांग्रेस वाले उनको बढ़ावा दे रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। कर्नाटक में पीएफआई को बैन जो हुआ था भाजपा का सरकार में हुआ, लेकिन पहले पीएफआई का जो आदमी हमारा हिंदू लोगों का, हिंदू युवकों का हत्या किया था, डीजेहल्ली केजेहल्ली में कांग्रेस का एमएलए का घर को जलाया था। उन लोगों को हमारा कांग्रेस का जिला राज्य का नेता बता रहे थे वो हमारे भाई है, और पीएफआई में जिनका केस था, केस वापस ले लिया इन्होंने। ऐसा भड़काने का काम जो करता था कांग्रेस, हमने उसको रोक लिया है। इसीलिए कर्नाटक में अभी सुशासन, आप जो बोल रहे थे, वो सुशासन का भाजपा जो जिम्मेदारी ले रही है, उसको अब कर सकते हैं, अब कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि आपने वो ठीक पॉइंट जो बताए थे, तो हम जो हमारा मुद्दा है, भाजपा का सोच है लोगों को सशक्त करना और उनका जीवन स्तर को अच्छा बनाने का। इसीलिए तो हमने उनको हर घर जल और हर मुद्रा योजना में और एसएमएससी में उनको उनका काम जो बनता है वो क्या काम करते हैं, क्या वो उसका ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने के लिए हम कर रहे हैं। वो टैप दिया, नल दिया तो, बिजली दिया तो, और उनका घर में जो कुछ भी सुविधा दिया तो उसको पैसा भरते हैं वो लोग, बिल तो पेते हैं। हम तो फुकट में तो नहीं दे रहे, लेकिन उनका जीने का वो स्तर को बेटर करने का हमारा प्रयास है। ये जो करंट का बोल रहे हैं हमारा कांग्रेस में, तो 200 यूनिट्स फ्री करके, आपको शायद याद होगा भारत में 18,000 विलेजेस विदाउट करंट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थी कांग्रेस के जमाने में। जब मोदी जी आज आ गए, जब मोदी जी आने के बाद हमारा केंद्र में एक युद्ध स्तर पर इसके ऊपर काम किया, तो बाद में 18,000 विलेजेस को भी आज इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। और आज तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है, तो अब ये बोल रहे हैं फुकड़ में देंगे, नहीं तो आता था कहाँ, इनको पैसे देने के लिए करंट तो मांगता है ना जी पहले। और ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें कहे है, वो बोल रहे हैं हमारा 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसी धर्म के, रिलीजन के नेम में रिजर्वेशन देना अलाउड नहीं है। फिर भी ये लोग 4% मुस्लिम लोगों को जो रिजर्वेशन देते थे, पहली बार भारत में हमारा कर्नाटक सरकार इसको निकाल के हटा के जो एलिजिबल है वो 2% लिंगायत और 2% वक्कलिगा कम्युनिटी को दिया था। इन्होंने घोषणा पत्र में लिख लिया है हम जो कोई भी भाजपा का कानून बनाया है उनको वापस ले लेंगे। मैंने इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 4% जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आप किससे लेंगे? एससी से लेंगे, एसटी से लेंगे, लिंगायत से लेंगे, किस कम्युनिटी से लेंगे और कैसे लेंगे? ये तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ता है। ऐसे ही वो बोल रहे हैं हमारा एंटी कन्वर्शन बिल जो लाए हैं हम, जो गोरक्षण के लिए हम गौ प्रोटेक्शन बिल लाए हैं, उनको वापस ले लेंगे बोल रहे हैं कांग्रेस साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरी बात जी, आखिर में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, गो हत्या का जो मामला है,
महात्मा गांधी जी, शायद आपको याद होगा, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा है, एक दिन अगर उनको सत्ता में आने का अवकाश मिला तो फर्स्ट थिंग व्हाट ही वुड डू इज गौ प्रोटेक्शन। इसने महात्मा गांधी जी का जो नाम लेते हैं ये लोग, और वो गांधी जी का जो तत्व था, विचार था, उसको जारी करने में ये आपत्ति कर रहे हैं। सिर्फ अच्छा ये बताइए शिव योगी जी, ये गांधी आपको बहुत याद आ रहे हैं, गौ माता आपको बहुत याद आ रही है, ये देश में तो आपकी दमदार सरकार है ना, मजबूत सरकार है, गाय के प्रति आपकी इतनी सम्मान की भावना है, पूरे देश में गौवंश पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते आप, जब वाकई आप इतनी हिमायत है? आपकी पार्टी का एक प्रदेश का अध्यक्ष तो सीना ठोक के बोल दिया, हाँ मैं गाय का मांस खाता हूं, आपने बर्दाश्त कर लिया? ये एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। पार्टी का विषय एक तरफ रहते है। जैसे आपने एक कहा था, बहुत ही अच्छा पूछा था कांग्रेस भाई को, अगर कोई एक आदमी किसी संगठन से जुड़ा हुआ अगर कुछ गलत किया, इसका मतलब थोड़ी है वो सभी संगठन वाले खराब है, ऐसे तो नहीं कर सकता, ऐसे तो नहीं बोल सकता। वैसे ही अगर कोई हमारा पार्टी में जो उनका विचार रखा था वो उसकी बात अलग है, लेकिन पार्टी बिल्कुल हमारा तो है गो हत्या निषेध करने वाला जो हमारा मुद्दा है वो हम करके ही रहेंगे। और लेकिन बाद में ये जो बोल रहे हैं ये सभी लेजिस्लेशन वापस श्री योगी जी, आपने बताया नहीं, देश के स्तर पर गौवंश पर प्रतिबंध आपकी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार होते हुए क्यों नहीं लगाया जा रहा? राज्यों के स्तर पर विषय नहीं रह जाए, विचार कीजिएगा आप इसके संदर्भ में। पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास वापस आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या हासिल करना चाहते हैं, किस लिए मुफ्त के खेल में पड़ गई? जिस पार्टी ने इतने सालों तक देश में शासन किया, वो आज बता रही है कि वो सबको रोजगार नहीं मिल रहा है ना, इसलिए हम खाना देंगे। तो फिर जाके आप वो सत्ता में लाए क्यों जाए? इतने साल रहने के बाद कि अगर रोजगार की गारंटी आप नहीं दे पाए तो फिर क्यों? फिर छोड़िए, औरों को मौका बने रहे। बड़ा मसला है सुधांशु जी, हिमांशु जी। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। सवाल पूछने कांग्रेस से बहुत आसान है हिमांशु जी, और उस कांग्रेस से पूछने आसान है जिस कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद एक शैशव काल में बच्चा मिला था, पैदा होता हुआ बच्चा मिला था, और 1760 करोड़ रुपए मिले थे। उन 1760 करोड़ रुपयों से इस देश की 33 करोड़ आबादी का अन्न से पेट भरना था, तो हम लोगों ने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हम लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक बनाए ताकि किसानों को महाजनों के कर्ज से मुक्ति मिल सके। हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, सिक्किम को मिलाया, गोवा को मिलाया। गोवा को मिलाने के बाद हम लोगों ने हरित क्रांति लाए, दुग्ध क्रांति लाए। हरित क्रांति में हमने बैंकों क्या नाम किसानों की आय पर भी और किसानों की उपज पर भी कितना काम किया। सिंचाई पर 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का हम लोगों ने काम किया। उसके बाद भी चीजें तो रह जाती है ना। 140 करोड़ का देश है और 140 करोड़ के देश के लोगों को रोजगार देने की तो सतत आवश्यकता है। हिमांशु जी, आप जैसे सुधी पत्रकार को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। नंबर एक, जिस तरीके से असमान रूप से 2014 के बाद डिस्पैरिटी बढ़ी है कि 604वें नंबर का बिजनेसमैन पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का बिजनेसमैन हो जाता है, लेकिन उसी समय 28 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग गरीबी रेखा के पुनः नीचे आ जाते हैं। तो जब इस डिस्पैरिटी को पाटना है तो हमें लोगों को राइट टू फूड देना पड़ेगा, राइट टू एजुकेशन देनी पड़ेगी। एक बात योगी जी ने बहुत अच्छी कही, मैं धन्यवाद देता हूं। पूरे देश में 6,40,000 गांव हैं। इन्होंने माना कि कांग्रेस पार्टी ने 6,22,000 गांवों में बिजली दी, 18,000 गांवों में बिजली भाजपा ने दी। तो हम इस चीज का इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि 6,22,000 गांव में बिजली देने का काम कांग्रेस ने किया और 18,000 गांव में बिजली देने का काम भाजपा ने किया। तो जो गांव हमसे छूट गए थे वो दिए, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं। अब आप आ जाइए इसके आगे, इसको आप, मैं फिर से कहता हूं कि आप पुनर्विचार कीजिए। भाजपा से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन आप जैसे सुधी पत्रकार से लड़ना हमारे बस का नहीं है। हम फिर से कहते हैं कि आत्मसम्मान से जीने का हक सबको है, आत्मसम्मान से काम करने का हक सबको है, इसीलिए हमने मनरेगा दिया, भीख नहीं दी हमने। और रही बात अंत्योदय की जो योजना हो,
चाहे काम के बदले अनाज की योजना हो, चाहे सब्सिडाइज दर पे पहले खाना देने की बात हो, चाहे क्या नाम गेहूं देने की बात हो, चीनी देने की बात हो, मिट्टी का तेल देने की बात हो, इससे 2014 से पहले डीजल सब्सिडाइज रेट पे देने की बात हो। क्यों देते थे हम लोग? यूरिया को सब्सिडाइज रेट पे क्यों देते थे? ताकि किसान हमारे लिए अन्न उगा सके और उसकी प्रतिस्पर्धा इंटरनेशनल मार्केट से हो सके। तो इन सब चीजों के लिए मेरे ख्याल से हिमांशु जी राजनीतिक चश्मे से नहीं, सामाजिक चश्मे से देखा जाना आवश्यक है। हां, कांग्रेस पार्टी जो काम करती है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कर्नाटका की तरक्की का काम किया। कांग्रेस ने जितनी वहां 12,000 से ज्यादा यूनिट लगाई थी, उसमें से कई हजार यूनिट भाजपा के शासनकाल में बंद हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जिस समय वहां की टूरिज्म को 315% से ज्यादा की हाइक दी थी, ये 315% नीचे ले आए वहां कर्नाटका के टूरिस्टों की संख्या को। हम लोगों ने जिस तरीके से वहां पर एक डेप्थ फ्री की बात करी थी कर्नाटका में, आज कर्नाटका इकलौता राज्य है हिमांशु जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिसके 800 गांवों में महाराष्ट्र की योजना चल रही है भाजपा सरकार के अंतर्गत। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में, भाजपा की सरकार कर्नाटका में गृह युद्ध जैसी स्थिति इन्होंने कर दी। महाराष्ट्र की योजनाएं कर्नाटका मेरी के तो उसमें आंख में आंसू आ चल गए रही। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके द्वारा दिए गए इस वक्तव्य को लेकर। बताइए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया और फिर भी कैसी जनता है। आप लोगों को सत्ता में बरकरार नहीं रखी, दूसरे लोगों को मौका दे दिया, आपने इतना बेहतर काम किया फिर भी ऐसा कर दिया। अब बार बार कह रहे हैं आत्मसम्मान से जीने का हक सबको है। यही तो मेरा सवाल है आपसे, कि वो कौन सा आत्मसम्मान रह गया आदमी का जिसे लाइन में लग के मुफ्त के राशन के आधार पर अपना जीवन काटना पड़ जाए? ये आत्मसम्मान की बात है? या आत्मसम्मान उसका तब है जब उसे मेहनत करने का अवसर मिले और मेहनत के एवज में मजदूरी से वो सम्मान के साथ राशन खरीद सके। क्या सूर्य कोड में अंतर नहीं होना चाहिए? क्या आपके घोषणा पत्र में रोजगार के संदर्भ में गारंटी नहीं आनी चाहिए, बजाय ये खैरात बांटने के संदर्भ? आप यहां पर हमें बता, आपको अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दृष्टिकोण हमें बदलना है या राजनीतिक दलों को? इस देश के लोगों के हाथ में काम हो, ये राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होनी चाहिए, या उनके हाथ पसारे हुए हों और आप दाता के तौर पर उन्हें अनाज देते हुए दिखे और बताएं, कोई बताए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी बताए कि हमने कह दिया है गरीब लोगों को 10 किलो अनाज हर महीने मिलेगा और उसमें हम धन्य हो जाएं। कमाल कर दिया साहब, आप देश का प्रदेश का कितना भला कर, किस दृष्टिकोण से जाना चाहिए सुरेंद्र राजपूत? आप जैसे सुधी व्यक्ति जरा इस पे दो चीजें बड़ी आवश्यक है हिमांशु जी। दृष्टि नहीं, अगर किसी आदमी की दृष्टि खराब है तो आप चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण ही अगर उचित नहीं है तो उसको आप समझा नहीं सकते। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि काम करने का अवसर तो हर एक व्यक्ति को देना ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक उसको काम करने का अवसर नहीं दे सकते हैं आप, या काम करने के अवसर आप पैदा कर रहे हैं, तब तक क्या उसको सम्मान से जीने का हक नहीं है? तब तक क्या उसको क्या नाम खाना खाने का हक नहीं है? क्या वो आपका टैक्स नहीं दे रहा? सुरेंद्र राजपूत जी, जरा प्रेम कुमार जी से आक्षेप लेता हूं। मनुष्य स्वभाव को लेकर सवाल है प्रेम कुमार। अगर प्रावधान ये कर दिया आप काम करो ना करो, मुफ्त राशन की व्यवस्था है, 10 किलो राशन महीने का मिलेगा, ये व्यक्ति को परिश्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा या आलसी बनाएगा? सामाजिक जीवन का बड़ा अनुभव है प्रेम कुमार जी। मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी का कुछ ज्ञानार्जन आपके द्वारा होना चाहिए, या मेरा, जिसका भी आप करना चाहें, और हो तो सही। हिमांशु जी देखिए, यहाँ पर फर्क करना पड़ेगा कि विलासिता संबंधी जरूरतें नहीं है, ये जीने के लिए जरूरी जो चीजें हैं वो इस देश में आत्महत्या की जितनी घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भूख से ना मरे, कोई कर्ज लेकर ना मरे, ऐसी परिस्थितियों में ना मरे कि उनको जिया जा सकता था, किसी से मदद मिले। अमेरिका जैसे देश भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, वहां भी देते हैं। कोरोना में सबके पास की खाने पीने की कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास में पैसे थे, अमेरिका में भी, दूसरे देशों में भी। तो हमारे यहाँ भी वो निश्चित गारंटी तो होनी, जीने की ललक, समाज को आगे बढ़ाने की ललक, हम उनको जिंदा रख करके ही राष्ट्र हित से जोड़ सकते हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो देश डेवलप कैसे होगा? इसमें तो फिर जाके प्रेम कुमार जी नियम ये नहीं हो जाना चाहिए
80 करोड़ की भी बात क्यों हो, जो मुफ्त का राशन चाहे उसके लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। आइए राशन ले जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? हो ही जाए अब ये प्रावधान, जब आप इतने दृष्टिकोण के साथ में है तो भाई कोई जना भूख से मरेगा नहीं। जो मेहनत से कमाना चाहे मेहनत से कमाए, जो आराम से ही बैठ के खाना चाहता है वो आराम से बैठ के खाए। प्रावधान हो जाए, हर एक को 10 किलो राशन अब इस देश में मिलेगा। क्या कहते हैं आप? अब इसी रास्ते पे जाए। निश्चित रूप से भूख की समस्या का ये हल है तो ये होना चाहिए, क्योंकि भूख के बढ़ करके आगे दूसरी सुविधाओं को जुटाने में कंपटीशन हो सकता है, लेकिन भूख तो जरूरी चीज है। इसको पूरा करने के लिए समाज को उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। ये हम मानते हैं कि कोई भूख ये हम मानते हैं प्रेम कुमार जी का। मैं श्री योगी से जानना चाहूंगा, इस प्रावधान पर जाना चाहेंगे क्या? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 10 किलो अनाज मिलाए। क्या आप जाना चाहेंगे श्री योगी? जो चाहेगा उसको 10 किलो अनाज मिलेगा। कैसा रहेगा? जब आप जन कल्याण के लिए निकल ही गए हैं तो कोई भी वंचित क्यों रहे? जिसको लगे मुझे मुफ्त अनाज मिलना चाहिए, मिल जाए। जी शिव योगी जी, एक बात मैंने आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड थोड़ा मेरा सुझाव विचार रखने के लिए मैं विनती करता हूँ। पहली बात जो है, आपने जो कहा ये आधा लीटर दूध का हो या 5 किलो का गेहूं का हो, इसके हिसाब से हम वोट नहीं मांग रहे हैं। ये तभी घोषणा पत्र में जो है वो आगे, बट अभी जो हम जा रहे हैं घोषणा पत्र नहीं है, रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। हमारा केंद्र सरकार कर्नाटक को क्या क्या सुविधा दिया है अभी तक, और हमारा कर्नाटक का गवर्नमेंट क्या क्या काम सुविधा अभी तो दे दिया है, वो लेके जा रहे हैं। अभी तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का रैत विद्या निधि करके एक हमारा प्रोग्राम है। उसमें जो पुअर फार्मर्स जो रहते हैं उनका बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए 11 लाख फैमिलीज आर बीइंग बेनिफिटेड दिस 11 लाख। और एक कायक योजना है हम बनाए हैं। इसके वजह इसमें से हम जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, बड़गी हो, कमर हो, कुंभार हो, उनको 50,000 रुपए इंसेंटिव देके उनका काम ज्यादा करने के लिए उनको बैंक से दे रहे हैं। अभी बैंक का मतलब जब आया तो मेरा कांग्रेस मित्र जो कहा, मुझे उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो बोल रहे हैं बैंक नेशनलाइजेशन किया, लेकिन आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद इस देश में जीरो बैंक अकाउंट का जनधन योजना वो चालू हुआ। अभी तो 54 करोड़ पीपल उनके अकाउंट्स हो गए उससे। इसीलिए से उसके साथ में और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो शुरू हुआ, इसके लिए उधर से वो भ्रष्टाचार का भी थोड़ा बहुत कम होने को हो गया है। जी शिव योगी जी बोल रहे हैं कि हम केवल घोषणा पत्र के भरोसे पे ही जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। हमारे द्वारा जो काम किया गया उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी हम मांग रहे हैं। पर घोषणा पत्र के अंतर्गत मुफ्त की जिस प्रकार की होड़ है, साफ बता रही कि राजनीतिक दलों को अब ये नुस्खा ज्यादा मुफीद लग रहा है। कोई आने वाले समय को लेकर प्रदेश या देश के संदर्भ में दृष्टिकोण देने के स्थान पर जनता को यह बताना कि अगर आपने हमें वोट दे दिया तो उसके बदले में ये मुफ्त आपका हक के तौर पर मिलेगा, इसलिए हमारे पर भरोसा कीजिए, हमें मौका दीजिए। पर यह मौका मांगने के सिलसिले में जो मुफ्त की होड़ है, इसके संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था, बर्बाद कर दिया। अब राजनीतिक दल तो रुकने के लिए तैयार नहीं। क्या जनता इन्हें रोकने के संदर्भ में कोई कदम उठाएगी? और इन घोषणा पत्र की मुफ्त योजनाओं के लाभ को दरकिनार करते हुए कौन सा दल और कौन सा व्यक्ति देश और प्रदेश के लिए बेहतर है, उसे चुनकर अपना जवाब ये देखने के। अगर जनता ऐसा कर दे तो शायद ये हो जाए। इंतजार रहेगा जनता के फैसले का। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर। तो हमारा आज का शेर इस प्रकार की घोषणाओं के संदर्भ में समर्पित कि मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूं, मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूं, 1000 बार से आजमा लिया। मकबूल सईदी ने यह बात आशिकी में, पर हम इस बात को राजनीतिक दलों पर ठीक मानते हैं। राजनीतिक दल वादे तो कर देते हैं, पर निभाने के समय जब मौका आता है कारण बताने लगते। इस बार भी वादे देखे निभाएंगे जनता के ऊपर, वो वादों पर एतबार करती है
या अतीत के आचरण को देखते हुए अपना फैसला लें। जो भी फैसला हो कर्नाटक का 13 को आएगा, चलेगा, हम आपके सामने आएंगे। बहरहाल अब मुझे फिर नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सादर प्रणाम।